Recording in progress. हमने लेक्चर 1 2 कंप्लीट किया। उसी चैप्टर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को ही एक्सटेंड करेंगे। और जो आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास डेफिनेशन हमने डिस्कस की कि किस तरह डेफिनेशंस इवॉल्व हुई हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ जो थॉट है उन्होंने किस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश की। और इसी तरह हमने एक अपनी डेफिनेशन भी बनाई कि यार ले मैन किस तरह लेके चलता है। आज जो हमारा जो पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेटा नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। ये नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ये समझ लें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उन डेफिनेशंस की ही आगे एक्सटेंशन है। बेसिकली नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो हमारे पास दो स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला स्कूल ये कहता है कि जो आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्योरली एक साइंस है, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नो, इट इज नॉट अ साइंस, इट इज रेदर एन आर्ट। साइंस कौन कहता है? बेसिकली इसके पीछे हर्बर्ट साइमन साहब हैं। हर्बर्ट साइमन साहब ये कहते हैं कि हर्बर्ट साइमन साहब ने इसकी आगे भी एक बड़ी मजे की बाउंडेड रैशनैलिटी नाम की एक थ्योरी आएगी, वो आप उसके साथ डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक क्लासिक वर्क किया 1947 के अंदर। उसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये कहते हैं कि भाईजान एक लॉजिकल पॉजिटिव अप्रोच है जो कि असल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करती है। ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट कि आप साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करें और यूनिवर्सल जो आपके प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्पेशलाइजेशन है, यूनिटी और कमांड है, इनको आप यूनिवर्सल कर दें ताकि आपके जो वैल्यूज हैं और फैक्ट्स हैं वो आपस में डिफरेंशिएट हो जाएं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्योरली साइंटिफिक मैथडोलॉजीज पर हो। वो कहते हैं कि तभी जाकर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ही इसी चीज का नाम। चूंकि उनकी अपनी थेरी भी इसी तरह की थी और कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में उसके से भी ये इन्फ्लुएंस्ड है। अब इसके बरक्स क्या हुआ कि इसके अंगेंस्ट एक क्रिटिक आई जिसको बेसिकली दाल साहब जो थे, रॉबर्ट दाल साहब, वो लीड कर रहे थे। उन्होंने एक बुक लिखी, एक बल्कि रैदर पेपर था शायद वो, जो था थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा जी अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ प्योर साइंस लेंगे और उस पर आप साइंस के अप्रोचेस लगाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है और ह्यूमन बिहेवियर्स इतने कम्प्लेक्स हैं कि और सारे ह्यूमन बिहेवियर का सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट इतना डिफरेंट है कि आप यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ सच मैथडोलॉजीज कर ही नहीं सकते। इसी से, इसी क्रिटिक से आपका ह्यूमनिस्ट अप्रोच निकलती है और वो बेस करती है और वो कहती है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट का नाम है। यानी वो कहते हैं कि बेसिकली ये वाइट जो वॉल्डो साहब हैं, ये रेफरेंस के लिए नाम अच्छे होते हैं, आपको आने चाहिए। और जो आपके पास रॉबर्ट डेन हार्ट है, ये दो राइटर्स अलोंग विद डाल साहब, ये तीनों को मिला लें तो आप रिफ्रेश आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि ये आर्ग्यू करते थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट का नाम है। ये जो स्कूल है ये आर्ग्यू करता है अनलाइक जो आपके पास साइंटिफिक पैराडाइम है उसके बिल्कुल बियॉन्ड जाके इंगेज जाके वो कहते हैं कि जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वॉलेटाइल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है जहां उसको नेविगेट करना पड़ता है पब्लिक डिमांड्स के साथ, एथिकल डायलेमा के साथ, डाइवर्स ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ। एंड दैट इज रीजन वाई वो रिजिड साइंटिफिक फॉर्मूलाज के ऊपर बेस नहीं कर सकती। एंड दैट इज द रीजन वाई आप ये कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है, ये साइंस नहीं हो सकती। सो ये देखे ना, हमारे पास दो डाइवर्जिंग व्यूज आ गए। एक साइड कहती है कि ये साइंस है, दूसरी साइड कहती है ये आर्ट है। अब हमने इसको रिजॉल्व करना है तो हमारा जो अभी मॉडर्न मैकेनिज्म है
जो हमारे पास मॉडर्न मैकेनिज्म मौजूद है वो ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ प्योरली साइंस कहना भी गलत है, प्योरली आर्ट कहना भी गलत है। सो इसकी हम एक प्रैग्मेटिक रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। और ये प्रैग्मेटिक इसकी जो रेजोल्यूशन है ये बेसिकली प्रोवाइड की थी अपना जेम्स क्यू विल्सन साहब ने। जेम्स क्यू विल्सन साहब ने बेसिकली अपनी एक बुक लिखी थी बाय द नेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी, व्हाट गवर्नमेंट एजेंसीज डू एंड व्हाई दे डू इट। ये 1989 के अंदर उन्होंने ये किताब लिखी थी। उस किताब के अंदर उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ क्राफ्ट। वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना ही साइंस है ना ही आर्ट है, रदर ये क्या है जी, ये क्राफ्ट है। क्यों? क्योंकि वो सजेस्ट करते थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये साइंटिफिक मैथडोलॉजीज को भी अडॉप्ट करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल डाटा एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइंस हैं, उनको भी देखना चाहिए। और फिर उनके अंदर ये आर्टिस्टिक एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो इन साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स को या एनालिसिस टूल को कैसे अपने अडॉप्ट करते हैं टू द लोकल फ्लूड और जो ह्यूमन सेंट्रिक सिचुएशन है। सो वो कहता है कि इसीलिए यहां से एक वर्ड निकला क्राफ्ट्समैन का। उसने कहा जी बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है जिसको साइंस के ऊपर भी और आर्ट्स दोनों के ऊपर अबूर हासिल है। सो यहाँ पर एक हमारी ये जो डिबेट है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो एंड होती है कि ये रेदर आर्ट और जो आपके पास साइंस है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आज का मॉडर्न जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उसको ये देखना चाहिए कि वो एक क्राफ्ट्समैन के तौर पर आए, यानी कि वो साइंस पर भी उसको अबूर हो और फिर उन साइंटिफिक मैथडोलॉजीज को कैसे वो अडाप्ट करके और लोकलाइज करके उनको अप्लाई करता है, वो भी उसको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। अच्छा बेटा, इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है पास पेपर में वो ये पूछते हैं अमूमन कि स्कोप क्या है भाईजान, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अभी बेटा जो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये रिलेट करती है, अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो एक साइंटिफिक फार्मूला, एनालिटिकल फार्मूला, जिसमें हमने फोकस और लोकस वाली बात की थी। वो जो फोकस और लोकस वाली बात थी उसमें हमने कहा था कि थोड़ा थोड़ा इनका जो है वो डोमेन बढ़ती है। सो जो स्कोप है ना बेसिकली इट इज प्योरली रिलेटेड टू दी फोकस। तो आज हमने देखना है कि क्या स्कूल्स हैं वो कहते क्या हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप जो है वो क्या है, उसका फोकस क्या है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास बेटा दो स्कूल्स आते हैं। पहला वो स्कूल है बेटा जो कहता है जी मैनेजेरियल टेक्निक है, मैनेजेरियल उसको स्कूल भी कहते हैं, मैनेजेरियल अप्रोच भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरी जो अप्रोच है बेटा, ये जो दूसरा मेरा बेटा स्कूल है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर अप्रोच। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैनेजेरियल अप्रोच है और जो सब्जेक्ट मैटर अप्रोच है उनमें क्या फर्क है। बेसिकली एक गुलेक साहब थे, उन्होंने एक लूथर गुलिक बंदा था, उसने कुछ पेपर्स लिखे और उसका नाम था साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1937 के अंदर इस बंदे ने ये पेपर लिखे और उसने कहा कि भाई जो उसने स्कोप पे बात की, उसने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्पोक है ना, सॉरी स्कोप है, वो वेदर कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, वो एग्रीकल्चर प्रोग्राम है या हेल्थ एजेंसी है, जो भी है वो आइडेंटिकल है। और उसने कहा कि ये तमाम की तमाम जो स्कोप है वो एक एक्रोनिम उसने दिया पोस्ट कॉब के नाम से। उसने कहा ये एक्रोनिम तमाम के तमाम सिस्टम्स पर अप्लाई होता है। अब यहां पर क्या मुराद है पी से, मेरा पुत्र पी से मुराद है प्लानिंग, पी से मुराद प्लानिंग है, ओ से मुराद ऑर्गेनाइजिंग है। प्लानिंग से मुराद ये है कि जी आउटलाइन आप करें चीज़ों को, किन चीज़ों से कैसे करना है, मेथड्स क्या होंगे, कोई चीज़ अगर करनी है तो उसका क्या होगा। ऑर्गेनाइजिंग यार एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी जैसे आप करते हो, जैसे हायरार्की और ये सारी चीज़ें। फिर स्टाफिंग यानी जो स्टाफ वगैरह है, डायरेक्टिंग यानी कि जो ऑर्डर्स वगैरह जो निकलते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग, आप मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द वर्क को और एक ऑपरेशनल फ्लो के लिए कोऑर्डिनेट करते हो। रिपोर्टिंग, आप ऊपर वालों को इन्फॉर्म रखते हो, रिकॉर्ड मेंटेनिंग करते हो।
एंड इम्पॉर्टेंट थिंग बजटिंग, क्योंकि कोई भी प्लानिंग काउंटिंग नहीं हो सकती जब तक बजटिंग ना हो। सो वो कहता है कि जी जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्कोप है, दैट इज स्पेसिफिक टू द पोस्ट कॉब ओनली। यानी कि ये वाली वो फार्मूलाज हैं, ये वो टेक्निक्स हैं, ये जो मेथड्स हैं, या आप इनको ये कह सकते हो कि ये वो स्कोप ऑफ वर्क है जो कि एक प्रिंसिपल्स के इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर करता है। जबकि इसके बिल्कुल बरक्स, या इसकी क्रिटिक के अंदर जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो आपके पास मेरा बेटा कौन सा आता है? सब्जेक्ट मैटर अप्रोच वाला। मेरा बेटा जो सब्जेक्ट मैटर अप्रोच वाला स्कूल है वो क्या कहता है? वो बड़ा सीधी सी बात करता है। जैसे क्लास उसमें ये आपके पास अल्बर्ट हाइट साहब थे। अल्बर्ट हाइट साहब, इन्होंने एक किताब लिखी बाय द नेम ऑफ क्लासिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने उसके अंदर क्या किया कि ये जो लूथर गुलिक साहब का पोस्ट कॉब वाला फार्मूला था, इसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने। इसमें बेसिकली एक और राइटर हैं जिनका नाम मरियम है, मी MERIAM। इन्होंने क्या कहा उसी किताब के अंदर? इन्होंने कहा कि जी पोस्ट कॉब जो है एक एम्प्टी चीज हो सकती है जब तक इसको प्रॉपरली कंटेंट ना मिले। वो कहता है कि आप, अब ये मैडम कहती हैं कि भाई आप मिसाल ले लो एक कैंची की। अब कैंची की वो कहती है मिसाल ले ले। कैंची की मिसाल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल ये कैंची है। आई एम सॉरी अगर आई कैन नॉट मेक इट इन इफेक्टिव वे, बट वो कहते हैं जी ये कैंची है, उसका एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। ये गंदी सी कैंची बनी है, बार गुजारा कर लें आप। ठीक है, उतनी तेज नहीं हो सकती जितनी आजकल खवातीन की होती है, लेकिन चलें। आजकल कुछ मर्द भी हैं जिनकी जो है जुबान इस कैंची से तेज हुई खड़ी है। अच्छा बहरहाल, वो ये कहते हैं कि ये जो एक ब्लेड है ना, इसका वन ब्लेड ऑफ दिस सीजर, दिस इज बेसिकली नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स, जो कि ये मैनेजेरियल अप्रोच में बताई गई है, यानी कि वही पोस्ट कॉप वाली। वो कहता है नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जब तक आपको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज नहीं होगा तब तक ये कैंची प्रॉपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि सेकंड ब्लेड ऑफ दिस सीजर इज द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि आपने जो स्पेसिफिक फील्ड हेल्ड की हुई है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, वट एवर, लॉ एंड ऑर्डर, आपको उसका नहीं पता। आपके पास ये टेक्निक्स का आपको बस पता है, तो फिर आप क्या अप्लाई कर सकते हो? ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बैंक मैनेजर को उठा के ले आओ किसी तहसील का, उसे AC लगा दो और उसे कहो कि भाई आपने तहसील चलानी है। सो वो क्या कहता है कि ये सब्जेक्ट मैटर अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये कहता है कि जी बात बड़ी सीधी सी है कि जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर एक्चुअल सब्सटेंटिव जो सर्विसेज हैं वो भी आनी चाहिए। दैट इज द रीजन वाई द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, इट इज ऑलवेज डायनामिक, इट इज ऑलवेज वैल्यू ड्रिवन। और इसी वजह से जो नए इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनकी स्टडी, उनको समझना, दैट ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम अंडर द डायनामिक ऑफ व्हाट? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा ये तो है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोकस। अमूमन ये क्या होता है कि हम लोग इसी तक रह जाते हैं। लोकस की बुनियाद पर भी स्कोप डिफरेंट है। देखें, एक एस्पेक्ट ये था पुराना जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, वो ये कहता था कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दी मेन अपर टीयर ओनली। अब ये है वो पुराना व्यू। मॉडर्न व्यू क्या है? इट शुड बी डिसेंट्रलाइज टू द लोकल लेवल्स। सो आप उस बेस पर भी स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, बट मेनली एकेडमिकली फोकस की बुनियाद पर। मैं लोकस और फोकस का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियसली हम इस पर डिबेट कर चुके हैं। सो फोकस की बुनियाद के ऊपर मैनेजेरियल अप्रोच और सब्जेक्ट मैटर अप्रोच के ऊपर काम चलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डन विद द नेचर एंड बेसिकली द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो बड़ी अहम बातें इसमें आती होती हैं। अब हम आगे चलने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली चंद इश्यूज पे ऊपर, जो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बात करेंगे, एंड देन हम ये लेक्चर जो है वो
एंड करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली जो हमारे इश्यूज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, उन पे बात करते हैं। अब ये इश्यूज जो है ये इसलिए डिस्कस करने जरूरी है क्योंकि इन पे सेपरेटली वो क्वेश्चन करता है, और अमूमन हम बात करते हैं कि यार मतलब हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चंस, और पास पेपर में भी आपको नजर आएंगे। सो द इश्यूज ऑफ रेदर इश्यूज या डिबेट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ दीज इश्यूज एंड डिबेट्स पे बात कर लेते हैं कि क्या बुलाए हैं इन पे। पहली जो डिबेट है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी की है। नाउ आई वांट टू ऐड हियर कि ये क्या, बट उससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। व्हाई दीज इश्यूज, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज इश्यूज। देखिए, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, दैट इज नॉट मेयरली कि आप मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को निकालें कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है या ये सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है या ये स्किल बेहतर है, बल्कि इसके अंदर काफी सोसाइटल वैल्यूज को की कंट्राडिक्शन आपको नजर आएगी, जिस पे आपको डिबेट करने की जरूरत है और जिसके ऊपर आपको सोल्यूशन प्रेजेंट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो ये देखता है एट दी तहसील लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, या जब वो लोगों से ऑपरेट कर रहा होता है, या इंशाल्लाह जब आप कल को सीएसएस कर लेंगे तो आप फील्ड में बैठे होंगे, देन यू विल रियलाइज कि देयर आर सम कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज जिसके ऊपर आपको डेली काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जिसमें पहली हमारी डिबेट है डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। अब ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, इसको पहले समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी और इसमें जो डेमोक्रेसी है वो क्या है। ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी के बारे में हम क्या कहते हैं कि यार डेमोक्रेसी जो है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी पर खड़ी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस की बात करती है, ओपननेस की बात करती है, रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ये जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है जो मैक्स वेबर साहब ने दी थी, अभी हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे भी, वो तो हेयरकी की बात करती है कि जी प्योर एक हेयरकी होगी, स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, ठीक हो गया, स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। अब ये जो दो चीजें हैं ये बड़ी कंट्रास्टिंग आपस में चीजें हैं। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो डिबेट्स हैं ये हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को शेप करती हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे में मैनेज कैसे में है और उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है। अब ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी की इस जो डिबेट है इससे क्या क्वेश्चन अराइज होता है? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ जो आपके अन इलेक्टेड यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑपरेटर्स है, ये अकाउंटेबल कैसे होगा टू द डेमोक्रेटिक पर्पस विदाउट लूजिंग इट्स टेक्निकल इफेक्टिवनेस। यानी कि आप चाहते हैं कि आज एक एसी साहब जो हैं वो तहसील में हैं, उसकी जो हिस्ट्री है उसके इंस्टीट्यूट की या उसकी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी की, वो क्या कहती है कि ये एक एसी साहब है, इसको हायरार्की फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना चाहिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल को फॉलो करना चाहिए, रिजिड इसके रूल्स होने चाहिए। जबकि मॉडर्न आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि भाई आप लोगों को भी सुने, आप जो है पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिव भी हों, आप अकाउंटेबल भी हों लोगों को। सो वो कहता है कि ये एक डिबेट है ओवर द इयर्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अब आगे शायद लोगों को बहुत ज्यादा उसमें क्लैरिटी आई है कि यार किस हद तक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किस हद तक रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। लेकिन पीछे जब आप चले जाएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो शायद इतनी क्लैरिटी नहीं थी। इसकी एक वो मिसाल देता है कि एक फ्रेडरिक फाइनर डिबेट थी। अब फ्रेडरिक फाइनर डिबेट क्या थी इससे आपको बात समझ आ जाएगी। मैं बल्कि रेफर भी कर देता हूँ यहाँ पे, जी, फ्रेडरिक फाइनर डिबेट। अब ये डिबेट क्या चीज है ये एक्सप्लेन करती है इस डायनामिक्स को। एक जो फाइनर साहब थे ना, जो ये दूसरा बंदा है फाइनर,
हरमन फाइनर साहब ने 1941 के अंदर एक किताब लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था कि जी ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आर्ग्यू ये किया था कि चूंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है अनइलेक्टेड होते हैं, दे मस्ट बी टाइटली कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर थ्रू एक्सप्लिसिट लॉज एंड स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल ओवरसाइट। उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जी आप अगर ब्यूरोक्रेट्स पे सेल्फ रेगुलेशन पे रिलाई करेंगे ना, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टायरनी आ जाएगी। जबकि ऑन द अदर हैंड जो फ्रेडरिक साहब थे, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था? फ्रेडरिक साहब ने किताब लिखी पब्लिक पॉलिसी एंड द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने इस चीज को काउंटर किया। उन्होंने कहा देखें जी, बात बड़ी सीधी सी है। जो ये आप कह रहे हैं ना एक्सटर्नल होनी चाहिए, ये जो टाइट कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर होनी चाहिए, वो कहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनर चेक एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सब्जेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। उन्होंने कहा जी मॉडर्न जो पॉलिसी चैलेंजेस है ना, वो इतने कम्प्लेक्स हैं कि पॉलिटिशियंस को कि वो इतने लॉज नहीं बना सकते कि वो हर एक सिनेरियो के एक लॉ बनाए कि जी ये अगर एडमिनिस्ट्रेटिंग ये करे, एडमिनिस्ट्रेशन ये करेगी तो ये इसके ऊपर पेनल्टी आएगी। तो वो कहता है कि जो ट्रू अकाउंटेबिलिटी है ना, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, साइंटिफिक एक्सपर्टीज और मॉरल कॉन्शियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर पर होनी चाहिए। यानी कि दो अब आपके पास डिबेट्स आ गई। एक, आपके पास अकाउंटेबिलिटी की ये डिबेट आई कि एक तरफ तो वो बंदे कहते हैं कि जी इन आपकी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी तरफ जो फेडरिक साहब कहते हैं वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी की इस डिबेट के अंदर एक और डिबेट ये एग्जिस्ट करती है, वो है रिप्रेजेंटेटिव आपकी ब्यूरोक्रेसी की कॉन्सेप्ट। अब वो कहते हैं कि जी ये जो गैप आया इंटरनल और एक्सटर्नल आपके पास अकाउंटेबिलिटी या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के जो डायनामिक्स हैं इसमें, उसने कहा जी कुछ ऐसे स्कॉलर्स आए जैसे आई बिलीव किंग्सले साहब थे और इसके अलावा सैमुअल साहब थे। उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी दी। वो क्या कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है ना, वो मेंटेन कर सकती है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी सिर्फ तब जब उसकी वर्क फोर्स डेमोग्राफिकली मिरर करे उसकी पब्लिक को, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, इन टर्म्स ऑफ रीजन, इन टर्म्स ऑफ क्लास। पाकिस्तान की मिसाल लें तो ये बड़ी विजिबल है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान हाईली सेंट्रलाइज था, जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेटिक एलीट जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। लेकिन ओवर ओवर द ईयर्स चीजें चेंज हुई। सीएसएस की आप बात कर लें तो आपके पास ये वाले डायनामिक्स नजर आते हैं। मैं इसी के साथ एक डायनामिक और भी है, अगर आप फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी की बात करें, वो रिस्पॉन्सिवनेस की है। क्या आज की पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए? और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए तो इसका मतलब है कि फिर उसको उतना रिस्पॉन्सिव होना चाहिए जितना पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर उसको इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होना चाहिए और उसको अपने ट्रेडिशनल सेटअप के ऊपर चलना चाहिए। बेटा ये जो कंट्रास्टिंग डिबेट्स हैं, ये जो कंट्रास्टिंग हमारे पास आइडियोलॉजीज हैं, इसका हमेशा से जब आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है तो आपने दोनों व्यूज को देख के उसका एक प्रैग्मेटिक ओरिएंटेशन निकालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि यार इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जो है वो अकाउंटेबिलिटीज का मिक्स होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली इज अ गुड कॉन्सेप्ट टू ब्रिज दिस इशू, बट एज फार एज रिस्पॉन्सिवनेस इज कंसर्न तो उसमें भी बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। बेटा दिस वाज द फर्स्ट डिबेट जो हमने की है। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना ये तैयारी करते हुए कि यार इस डिबेट का क्या फायदा, क्या निकला और हमने इसको कैसे निकाला। आपने इसका कोई आउटकम नहीं निकालना। दीज आर जस्ट डिबेट्स जो कि आपको आगे डिफरेंट ओरिएंटेशन में नजर आएंगी। मैंने आपको इसीलिए मिसालें दी ना। सेकंड डिबेट जो है मेरा बेटा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पास पेपर्स के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर के हिसाब से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो है आपके पास पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये डिबेट क्या है? ये बड़ी मजे की डिबेट है। आपने ट्राइकोटमी तो पढ़ी होगी, आपने सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा होगा कि यार लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी को आपस में अलग अलग होना चाहिए। ये ट्राइकोटमी नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है डाइकोटमी का। तो वुडरो विल्सन साहब क्या कहते थे, जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे?
उन्होंने पहली दफा वुडरो विल्सन साहब ने और बेसिकली फ्रैंक गुडनाउ ने, मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से 1900 के अंदर एक जो है किताब लिखी थी, या मेरे ख्याल से वो कोई पेपर्स थे, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। मैं इसको दोबारा लिख के इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इसको समझाना चाह रहा हूं, और आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, व्हाट डज इट मीन? पॉलिटिको यानी पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एडमिनिस्ट्रेशन, डाइकोटमी यानी सेपरेशन बिटवीन टू। सो बेसिकली they used to believe, Frank Goodnow Saab or Woodrow Wilson, the father of public administration, they argued and they believe that the politics should decide the goals of the state. जबकि आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एग्जीक्यूशन में काम करना चाहिए। वो ये बेसिकली उनकी थ्योरी थी। वो कहते थे कि दो काम होते हैं स्टेट के ना। नंबर वन, वो कहते थे कि विल ऑफ द स्टेट जो थी, विल ऑफ द स्टेट, वो कहती थी ये काम जो है ना स्टेट का, विल ऑफ द स्टेट को डिफाइन फॉर्मुलेट करने का, ये काम है पॉलिटिक्स का, यानी कि पॉलिटिशियंस का। दूसरा होता था बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ द विल ऑफ द स्टेट, वो कहते थे ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, इन दोनों को आपस में मर्ज नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली 1900 में बैठ के वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाईजान एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स दोनों आपस में अलग अलग हैं, इनको आपने साथ नहीं करना। लेकिन मिड 20th सेंचुरी में जब हम आते हैं तो ये वाले जो डायकोटमी का कॉन्सेप्ट था ये कोलैप्स करना शुरू हुआ। 1949 के अंदर एक किताब लिखी गई पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, और वहां पर ये क्लियरली पॉल साहब जो थे, उन्होंने पॉल एप्पल बाय था आई बिलीव। सो पॉल एप्पल बाय साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा भाईजान जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली पॉलिटिक्स है। उन्होंने कहा कि देखें, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो स्पेशलाइज एक्सपर्टीज को जो है पोजेस करते हैं, और वो इसीलिए शेप करते हैं पॉलिसी को, वो रूल्स को ड्राफ्ट करते हैं, वो मिनिस्टर्स को एडवाइज करते हैं, वो इमेंस पॉलिटिकल डिस्क्रिशन को जो है एक्सरसाइज करते हैं। वो उसकी मिसाल वैसे है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी बजट मेकिंग। अब बजट मेकिंग इज अ पॉलिटिकल, इसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी के अकॉर्डिंग बजट मेकिंग क्या है, वो विल ऑफ द स्टेट है, वो पॉलिटिक्स का काम है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है उसको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना। सो क्या मॉडर्न पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर या मॉडर्न डायनामिक्स के अंदर ये पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आज भी हम रिकग्नाइज करते हैं कि ये कोई इतना डिवीजन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरएक्टिव सा मॉडल है। देखें आज भी जितने भी काम हो रहे हैं, बेशक पॉलिसी मेकिंग है, हेल्थ की पॉलिसी मेकिंग है, बेशक वो एजुकेशन की पॉलिसी मेकिंग है, बेशक वो बजटिंग है, पाकिस्तान में देख लें, वैसे किसी और जगह पर देख लें, तो आपको पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या ये जो डाइकोटमी है, ये अगर ठीक है हम मान लेते हैं कि 100% पॉसिबल नहीं है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिक्स अवर ड्यू करके या अवरली उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपने डोमेन से बाहर जाके रिस्ट्रिक्टेड इन्फ्लुएंस कर सकती है, सॉरी अनरिस्ट्रिक्टेड इन्फ्लुएंस कर सकती है पॉलिटिक्स को? पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान जैसे कंट्री में, तो प्रैक्टिकली तो नॉन एग्जिस्टेंट है, आपकी डाइकोटमी एग्जिस्ट नहीं करती। फील्ड ऑफिसर्स की बात कर लें, आप असिस्टेंट कमिश्नर्स की बात कर लें, डिप्टी कमिश्नर्स की बात करें, ये एक डायरेक्ट इंटरफेस पे काम कर रहे होते हैं। आपको पता है पॉलिटिकल डिमांड भी आ रही हैं और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स भी हैं, तो उनको पॉलिटिकल प्रेशर और लोग जो है रिगार्डिंग जो लोकल फंड्स हैं, लॉ एनफोर्समेंट है, उनको देखना पड़ता है। प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ जो है उनको रूल्स को भी अप्लाई करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अच्छा, ये ना एक बड़ा मजे का केस हुआ था, अनीता तुराब केस 2019 2000 सॉरी 13 के अंदर। तो इसको एड्रेस किया गया इस रियलिटी को इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान केस जैसे, जिसमें ये सॉर्ट किया गया था कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए लीगली फ्रॉम पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग। ऑल दो उसके बाद उसका कोई रिजल्ट ऐसा नहीं निकला। किसी जमाने में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे उनके पास ये टेन्योर की प्रोटेक्शन होती थी, अब नहीं है। बहरहाल ये स्टिल रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट द कंक्लूजन शुड बी ऑफ दिस डिबेट।
देखिए, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है, फाइन, दैट इज कंप्लीटली क्या उसे कहते हैं, agreed argument. Now the question is what extent of this intermingling should be there. So इसके ऊपर आपने जरूर बताना कि अनड्यू और अनफेवरेबल जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं होना चाहिए, एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए, सो दैट कि जो मॉडर्न हमारे डायनामिक्स हैं उनको हम देख सकें. सो बेटा, द थर्ड जो हमारे पास डिबेट है फॉर दी टुडेज लेक्चर और इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो शेप करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक आम बंदा भी इस बात को खैर समझता है, दैट इज एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी डिबेट. वर्सेस इक्विटी डिबेट. अब सवाल पैदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ कि इमेजिन करें कि यार ये एक हमारे पास वो है, क्या उसे कहते हैं, टेबल है. इस टेबल के अंदर इस तरफ अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये एफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एफिशिएंसी है और इस तरफ हमारे पास इक्विटी है. ये एक ऐसा समझ लें कि ट्रेड ऑफ का एक, क्या उसे कहते हैं, सीक्वेंस है ट्रेड ऑफ का. यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि यार आपके पास एक डिसीजन मेकिंग आपने करनी है, आप उस चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी चाहती है 100% एफिशिएंसी पर हो इस पॉइंट पर. ये रूल्स हमने पढ़े हैं ना अभी थोड़ी देर पहले, वो जो आइडियोलॉजी भी पढ़ी है, इन जो हम कहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी वो सबसे पहली जो डेफिनेशन में हमने 3 डिफरेंट स्कूल्स पढ़े हैं. पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये कहता है कि भाई इक्विटी को भी मेंटेन करो, इक्विटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो अब ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है. देखें, ये एक कॉन्फ्लिक्ट इस तरह आया, इसके पीछे लॉजिक है, मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक समझाऊंगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी. हमारे पास जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी डिबेट्स रही हैं वो ये कहती हैं कि भाई आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करें. मैक्स वेबर साहब को देख लें, आप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे वो देख लीजिएगा, वो ये कहती है कि भाईजान जो भी हो आपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इवन जो आपके पास डायनामिक्स हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, यानी कि जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है या आपके पास पब्लिक चॉइस थ्योरी है, वो भी चले, इंसान को सोशली जरूर देखती होगी, इंसान को डिफरेंट डायनामिक्स से जरूर देखती होगी, बट स्टिल उनका भी मेन पर्पस ये था कि हम एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करें. लेकिन जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक टाइम आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो कहते थे कि भाईजान एफिशिएंसी को इंक्रीज करें. सो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बारी आई तो वहां पर उसकी क्रिटिक के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ. उन्होंने कहा देखें, एक मिनी ब्रोक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 के अंदर, उसमें जॉर्ज फ्रेडरिक्सन है, उन्होंने कहा कि भाईजान बात ये है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इक्विटी को देख ही नहीं रहे. अब 3 ईज थे, उससे पहले क्रिस्टोफर हुड के ना 3 ईज थे. पहली एफिशिएंसी, दूसरा इफेक्टिवनेस, और तीसरी इकोनॉमी. Now, at that particular time, for the very first time, it was debated that the fourth E or the fourth pillar of public administration is needed to be added, and that is equity. अब सवाल ये पैदा होता है कि एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस के साथ इक्विटी कैसे खड़ा हो सकता है. उन्होंने कहा कि आर्ग्यू क्या किया, उन्होंने कहा भाई देखें, हाईली एफिशिएंट हो सकती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अगर वो हाईली एफिशिएंट है और वो फेल हो रही है टू रिड्यूस द सोशल इनइक्वालिटी, तो ये तो अनजस्ट है, ये तो बात बात का फायदा ही कोई नहीं हुआ. तो इसी वजह से वो कहते हैं कि यू नीड टू ट्रेड ऑफ वाइल मेकिंग एनी पर्टिकुलर, क्या उसे कहते हैं, पॉलिसी. अब तो हमारी नेशनल प्लानिंग के अंदर कहीं ना कहीं इक्विटी रिफ्लेक्ट होती है हमेशा से. हम जब कोई भी प्लान, अगर हम एक तरफ डेवलपमेंट रखते हैं तो हम दूसरी तरफ सोशल सेफ्टी नेट्स भी रखते हैं. बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देख लें, अब उसके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है, हम टारगेट, चूंकि टारगेटेड हमारी वो होती हैं, क्या उसे कहते हैं सब, वो सोशल सेफ्टी या इंक्लूजन्स, तो हम और पूरेस्ट फैमिलीज को भी हम वो करते हैं. तो हमारी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल, जो कि हम टारगेट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ये हमारी इक्विटी है अगेंस्ट
हमारी एफिशिएंसी क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, जो हमारी मैनेजरियल डिजायर है टू रन अ लो ओवरहेड रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। हमारे पास लेट से एक बंदा है, उसने 100 रुपया, 100 रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अंडर बिस प्रोग्राम। अब एफिशिएंसी इस प्रोग्राम की क्या है? एफिशिएंसी कहती है कि भाईजान इस 100 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने पे जितने कम पैसे लगे, दैट विल बी एफिशिएंसी। अब कम पैसे तो इस तरह भी लग सकते हैं कि मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलूं और मैं कहूँ अच्छा यार ये सामने बंदा है, पैसे भी नहीं लगे, ये लो भाई 100 रुपया। नाउ दिस इज एन एफिशिएंट वे of public administration. But the question is whether it is equitable or it is based on equity. No. So some cost has to be borne by the public administrator to make these things equitable. हालांकि मे बी 100 रुपए पे 10 रुपए कॉस्ट आ रही थी एफिशिएंसी को मेंटेन करते, बट इक्विटी का एलिमेंट डाल के शायद 30 रुपए आ जाए, बट स्टिल वो कहता है कि जी आपने अगर इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो यू नीड टू मेक अ ट्रेड ऑफ, यू नीड टू समहाउ फाइंड अ बैलेंस बिटवीन दिस इक्विटी थिंग एंड एंड एफिशिएंसी थिंग। आप ये और वो शायद बैलेंस समवेयर मिलेगा शायद आपको, कि आपको कहीं ना कहीं इक्विटी एफिशिएंसी को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा, इक्विटी को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा, शायद इधर आके कोई आपको उसका पॉइंट मिले, बट स्टिल इट इज अ ट्रेड ऑफ एंड दीज वर सम ऑफ द क्या उसे कहते हैं डिबेट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ मैं जस्ट ऐड ऑन करना चाहूंगा थोड़ा सा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर वैल्यूज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो बड़ी सिंपल है, मैं उस पर कुछ ज्यादा टाइम आपका जाया नहीं करूंगा। जिसमें पहली रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि देखें रूल ऑफ लॉ क्या होता है जी, कि एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। ये एवी डाइसी साहब ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो क्लियर लीगल अथॉरिटी की बेस पर होने चाहिए। हमें मुंह उठा के जाके नहीं कर देना कि यार मैं एसी हूं तो मैं जाके जी कुछ भी कर दूंगा, मैं डीसी हूं तो मैं कुछ भी कर दूंगा, या मैं एएसपी हूं तो मैं कुछ भी कर दूंगा। सो अ प्रॉपर लॉ हैज टू बी फॉलोड। So this is a core value of public administration. For example, if I am doing anything, if I am using my administrative discretion, if I am using my administrative authority, that should be according to the law. वो उसके एंगेज नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज, या फिर क्या कह सकते हो कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि लीगली साउंड ना हो। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल ऐसे दी जा सकती है। पाकिस्तान के केस में बात करते हैं, पाकिस्तान का फ्रेमवर्क इसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज आर्टिकल 4। नाउ व्हाट आर्टिकल 4 स्टेट्स, आर्टिकल 4 ये कहता है कि आपके पास, वो कहता है जी एवरीवन इज टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कोई भी बंदा है उसको आपने, और ये वो कहता है कि हर सिटीजन का एक इनएलियनेबल राइट है। इसी तरह आर्टिकल 5 आपको दूसरी तरफ मैंडेट करता है कि भाईजान इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड द ऑफिसर टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरफ वो उसकी अगर लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है तो दूसरी तरफ उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन भी लगाता है। सो आप इन दोनों को कंबाइन करके चलें। अब सवाल पैदा होता है कि यार एक बंदा एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भाईजान करता ये है कि वो जाके माशाल्लाह से कोई लॉ वायलेट करता है, वायलेट करके फॉर एग्जाम्पल एक असिस्टेंट कमिश्नर है, वो जाता है, उसकी एक बंदे से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होती है, वो कहता है कि अच्छा ऐसी की तैसी कोई लॉ नहीं है, इसको पकड़ो अंदर करो, ठीक है, अपनी पर्सनल रीजन की वजह से उसको अंदर अपना उसके उसको भेज देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान क्या ये फिर रूल ऑफ लॉ की वायलेशन होगी, और क्या पाकिस्तान प्रोटेक्ट करता है? यस, पाकिस्तान का फ्रेमवर्क इसको प्रोटेक्ट करता है। आप आर्टिकल 199 में देखें, देर आर लाइक रिट पिटिशंस, तो मैंडेमेंट्स और सर्चरारी की स्पेसिफिकली जो रिट पिटिशंस हैं वो इस चीज को डील करती हैं। सो दीज कोर वैल्यूज चलें, उसकी इंप्लीमेंटेशन में मसले हो सकते हैं, बिहेवियरल इशू हो सकते हैं, बट रूल ऑफ लॉ रिमेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल एंकर एंड वन ऑफ द मेजर कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड बेटा, इसी की आप देखें कि आपको पता है अभी हमने डिस्कशन की,
सेकंड जो मेजर हमारे पास कोर वैल्यू है वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ये है कि आप कितने मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम चीज़ों को अचीव करने के लिए। अब देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल टेक्निकल आपके पास एफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल एलोकेटिव एफिशिएंसी है। टेक्निकल एफिशिएंसी तो ये है कि मैं कोई भी काम करूं, लेट्स से रोड बनवा रहा हूँ, तो मैं रोड बनवाता हूँ तो वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे बनवा लेता हूँ। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं फंड आए हैं, तो मैं कितने अच्छे तरीके से पब्लिक फंड जो हैं बजटिंग के दौरान उन सेक्टर्स पे अप्लाई करूं जिसका हाईएस्ट रिटर्न है। मैं कितना प्राइमरी हेल्थ केयर पे जो है वो इन्वेस्ट करता हूं, रेदर देन प्रेस्टीज जो हमारे ये कमर्शियल जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं। सो वो उस वो निकलता है, उसका कॉन्सेप्ट है वैल्यू फॉर मनी में। इसकी अच्छी मिसालें पेपरा की हैं। पेपरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं, वो कहते हैं कि जी आपने जब भी कोई चीज़ प्रोक्योर करनी है तो वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी होनी चाहिए। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगेन हमने इक्विटी और फेयरनेस पे बेटा ऑलरेडी बात की हुई है। सो इक्विटी एंड फेयरनेस इज अनदर मेजर, क्या उसे कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाउ। किसी ज़माने में वो नहीं होती थी, अब होती है। इक्विटी आपको, अगर मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं तो ये बियॉन्ड जाती है जो फॉर्मल इक्वालिटी है। इक्वालिटी टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर की बात करती है, जबकि इक्विटी जो है वो इस बात करती है कि आप डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक पोजीशंस पर जो लोग हैं उनको कैसे, यही जस्टिफिकेशन है आपकी सब्सिडीज की भी, यही जस्टिफिकेशन है आपकी जो हम रिलीफ्स देते हैं उसकी भी। सो हमारा जो सोशल इक्विटी फ्रेमवर्क है, अगर उसमें देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रोएक्टिवली पॉलिसीज को डिजाइन करना चाहिए कि कैसे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, वुमेन्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अंडर है कि वो सोचें बियॉन्ड दैट ट्रेडिशनल, वो जो एक यूनिफॉर्म सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल नेशनल और लोकल फ्रेमवर्क्स दोनों के अंदर इक्विटी और फेयरनेस रिफ्लेक्ट होती है कहीं ना कहीं। उसकी अच्छी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ कि आप देखें कि जो कोटा सिस्टम है आपकी, फेडरल रिक्रूटमेंट जितना भी है, CSS है, ये इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कि हर एक इलाके को देखा गया, हर एक डायनामिक्स को देखा गया। दिस इज दी एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस। इसके साथ साथ अगर आप बेटा NFC को देखें, नेशनल जो आपकी फाइनेंस कमीशन NFC वार्ड है, उसके अंदर करंटली 7th NFC वार्ड अभी चार, तो उसमें अभी 4 स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। डेफिनेटली पॉपुलेशन इज अ स्टैंडर्ड, मेजर स्टैंडर्ड है, बट उसमें आप देखें कि इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी और उसके साथ साथ जो आपके पास पॉवर्टी है, ये जो स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं ये इसीलिए रखे गए हैं ताकि आपकी इक्विटी और फेयरनेस को देखा जा सके। इसी तरह अभी देखें कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर फेडरल में तो बहुत खैर ये शुरू हो चुका है, बाकी भी ऐसा ऐसा हो जाएगा। जो ट्रांसजेंडर के लिए हमारे स्पेसिफिक कोटाज आए हैं, सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान इन बेटा। अनदर इम्पोर्टेंट जो हमारे पास वैल्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। एक रिएक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस होती है, एक प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस होती है। पाकिस्तान के अंदर आपको दोनों नजर आएंगी। रिएक्टिव ये है कि भाई कोई बंदा कंप्लेन करता है तो आप उसका जवाब देते हैं। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, PM सिटीजन पोर्टल है, CM सिटीजन पोर्टल है, DC जैसी इस तरह काम कर रहे होते हैं। फिर प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस है, आप खुद जो है वो एक्टिवली इंगेज करते हो सिटीजन्स के साथ, को डिज़ाइन करें पब्लिक सर्विसेज को। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं रिएक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स के ऊपर तो एड ऑन हुई है लॉ मेकिंग के अंदर भी, बट स्टिल उसको ट्रू सेंस में रिफ्लेक्ट करना अभी मेरे ख्याल से गलत होगा। सो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस में अभी भी आप ये कह सकते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। सो आज हम ये जो लेक्चर नंबर 3 है इस यहाँ पर ही एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 4 बातें पढ़ी। पहली हमने नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, जिसमें हमने आर्ट, साइंस और क्राफ्ट की बात की। फिर बेटा हमने स्कोप ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, जिसमें मेरा बेटा हमने मैनेजेरियल और सब्जेक्ट मैटर व्यू की बात की, और उसमें आपको मैंने लोकस और फोकस का थोड़ा सा पीछे से लेंस दिया। फिर हमने जो कोर डिबेट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तीन उस पर बात की, जिसमें हमारे पास ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी थी, पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन थी, और उसके साथ साथ हमारे पास एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी डिबेट थी। बेटा उसके बाद हमने कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स की बात की, स्टार्टिंग विद द रूल ऑफ लॉ, जिसमें हमने ये देखा कि भाई हमने उसमें आर्टिकल 4, 5, आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। एफिशिएंसी की बात की, जिसमें हमने मॉडल्स देखे, कॉर्पोरेट मॉडल्स देखे। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये प्योरली बेस करता है कि कितने कम कॉस्ट में आप इसको बेहतर कर सकते हैं। दो तरह की हमने एफिशिएंसीज उसमें, टेक्निकल और वो देखी। फिर उसके बाद इक्विटी का देखा कि इक्विटी, उसमें मैंने बिस्प की आपको एग्जांपल दी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। फिर हमने रिस्पॉन्सिवनेस को देखा, उसमें मैंने आपको सिटीजन पोर्टल्स और खुली कचहरीज और इन सारी चीज़ों की बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम थीरीज के ऊपर जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं पैराडाइम्स आपको पढ़ाऊंगा। पैराडाइम्स पेंडिंग है आपके, इस चैप्टर नंबर 1 के ही पैराडाइम्स हैं वो, बट वो मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने के बाद वापस आऊंगा, जैसा मैंने उससे पहले आपसे डिस्कस किया। सो बेटा अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसकी बात की जाए, तो आपने अब करना ये है कि साथ साथ अपने नोट्स मेकिंग बेटा करते जाएं, और पास पेपर्स को भी देखते जाएं कि यार जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अ, हमारे जो रेगुलर सेशंस हैं लर्न विद आदिल राज गोंदल के, इंशाल्लाह हमारा जो इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जो कि आपको पता है कि मोस्ट वेटेड फॉर हमारा होता है 2027 वाला, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10 अगस्त को जो लास्ट हमारा बैच है 2027 का वो आ रहा है। आपको बताइए वही बैच है जिसमें हमारे मोर देन 120 स्टूडेंट्स जो हैं वो रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारी मॉक सीरीज जो अगली आ रही है, वो 1 सितंबर को मॉक सीरीज आ रही है हमारी। वो तमाम कंपलसरीज की मॉक सीरीज होगी और उसकी प्रॉपर इंडिविजुअल डिस्कशंस होंगी, और ये वो वाले मॉक्स हैं जिसमें से आपको याद होगा लास्ट ईयर प्रेसी का एग्जैक्ट पैसेज आ गया था, और उसमें हमारे ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कंपलसरी पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए थे। सो आप ज़रूर जो है, अगर हमारे रेगुलर सेशंस और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो करना चाहते हैं, सो काफ़ी लोग चूंकि मैसेज नीचे कमेंट कर रहे थे कि यार हमें पता नहीं है कि सर को रीच आउट कैसे करना है, या अगर रेगुलर सेशंस हैं तो उसमें हमने किस तरह से इनरोल करना है, तो ये नंबर है 0313 644 2700। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से उधर जरा क्लियर नहीं हुआ। का नंबर है, आप इसमें मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल्स वगैरह मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक आप अपने ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये कंप्लीट करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और दुआओं में याद रखिएगा। किसी किस्म का कोई इशू आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि ये